माँ, बुआ आ गई। अरे आज तो बिटिया बहुत सयानी लग रही है। हाँ दीदी, बिटिया को सयानी होते हुए समय थोड़े ही लगता है। अरे आराधना, तुम तो बात बात पर सीरियस हो जाती हो। बस तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। देखो तुम्हारे नंदोई जी तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। हम सबको भी तुमसे ही तो जीने की प्रेरणा मिलती है। अब तुम ही बात बात पर इस तरह सीरियस होगी तो हमारा क्या होगा। देखो तुमने कितने अच्छे से अभी तक सब कुछ संभाला है और अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियों के पूरा होने का समय आ गया है। अब क्यों परेशान होती हो। वैसे लड़का करता क्या है। लड़का नेवी में है और अभी गोवा में पोस्टिंग है उसकी। आराधना ने अपने आँखों के कोरों पर ठहरी हुई नमी को पोंछते हुए जवाब दिया। बाकी खानदान वगैरह तो पता कर लिया है ना, क्या करते हैं, कहाँ से हैं और लड़के के पिताजी क्या करते हैं। दीदी, अनुज भैया ने बताया है तो अच्छा ही खानदान होगा और लड़के के पिताजी भी आर्मी से ही रिटायर हैं। अरे वाह, सचमुच बहुत अच्छा खानदान है। लेकिन आराधना, इससे पहले कि अदिति कुछ और बोल पाती, आराधना बोल पड़ी। हाँ दीदी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। आप यही कहना चाहती हैं ना कि आपके भाई से मैं हमेशा कहती रहती थी कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसकी शादी कभी भूल से भी किसी नेवी वाले से नहीं करूँगी। आपको क्या लगता है दीदी कि मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। भला मैं कैसे भूल सकती हूँ वो वक्त जो मैंने आपके भैया के साथ। कहते कहते आज एक बार फिर आराधना अपने अतीत की परछाइयों में खो गई। जैसे कल ही की बात हो। आराधना इस घर में कितने अरमानों से ब्याह कर लाई गई थी और उतनी ही ख्वाहिशों के साथ उसने समय का हाथ थामा था और समय ने भी आराधना के प्रति अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं होने दी। आराधना की शादी समय से बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। दरअसल आराधना के दादाजी की अंतिम इच्छा स्वरूप आराधना का विवाह किया गया था और आराधना की शादी के बस 1 महीने बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आराधना और समय की उम्र का फासला भी बहुत कम था। जहां आराधना 22 वर्ष की थी तो वहीं समय सिर्फ 23.5 वर्ष का। आराधना और समय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लगता ही नहीं था कि उनकी अरेंज मैरिज है। देखने वालों को ये लव मैरिज ही लगती थी। शादी के 5 महीने बाद ही समय आराधना को अपने साथ विशाखापट्टनम ले गया, जहां पर समय की नई नई पोस्टिंग आई थी। कितनी खुश थी आराधना समय के साथ नई जिंदगी, नया सफ़र और नया शहर साझा करके। तुम खुश हो ना आराधना, सब ठीक है ना। अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। ये घर थोड़ा छोटा है ना, पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा होगा और वॉशरूम भी यहाँ रूम के बाहर है और तुम इतने बड़े घर में रहने। इसके आगे समय कुछ कह पाता उससे पहले ही आराधना ने उसके बोलते हुए ओठों को अपनी नाजुक अंगुलियों से चुप करा दिया। अपने ओठों पर सहसा महसूस हुए आराधना की अंगुलियों के स्पर्श से समय के सारे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। एक दूसरे को आलिंगन में भरकर कब वो दोनों निढाल हुए इसका पता तो शाम के 7 बजे होश आने पर चला, वो भी जब समय के बैची राजेश की कॉल आई। दरअसल समय यहाँ विशाखापट्टनम में राजेश की जगह ही आया था क्योंकि राजेश का ट्रांसफ़र अब दिल्ली हेडक्वार्टर में आ चुका था। समय और आराधना की नई शादीशुदा जिंदगी को मानो अब पंख लग गए थे। वो दोनों नवयुगल पूरी दुनिया जहान भुलाकर बस एक दूसरे में खोए थे। समय के परिवार वालों से लगभग रोज ही समय और आराधना की फ़ोन पर बात होती थी और अपने ससुराल पक्ष के बाकी रिश्तों को भी आराधना ने बखूबी संभाल रखा था, चाहे फिर वो समय की बुआ हो या उसकी मौसी। आराधना का रो रो कर बुरा हाल था जब से उसे समय के शिप पर सेलिंग जाने की बात पता चली थी। कितना समझाया समय ने उसे, मगर वो तो बस लगातार रोती ही जा रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आपके बिना नहीं रह सकती।
जान, तुम कैसी बच्चों जैसी बात करती हो। अरे मेरा तो जॉब ही यही है, यही मेरा सर्विस पैटर्न है डियर। मुझे नहीं पता आपका सर्विस पैटर्न, और अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती। क्या बकवास कर रही हो आराधना? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं नेवी में हूँ? हाँ पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप सेलिंग जाते हो। यार, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि नेवी का मतलब शिप पर ना। समय ने चीख कर कहा। वो तो मर्चेंट नेवी में होता है। आराधना भी चीख उठी और फिर अगले ही पल बच्चों की तरह फफक फफक कर रो पड़ी। इस बार समय को उसके भोलेपन पर हंसी आ गई। मैं रो रही हूँ और आप हंस रहे हैं, बस यही है प्यार मेरी? रोमा दीदी ने तो पहले ही कहा था कि ये प्यार वार कुछ नहीं, सब नया नया बुखार होता है, जहाँ काम निकला प्यार खत्म। अच्छा जी, समय ने शरारत भरे अंदाज में आराधना की आंखों में झांकते हुए कहा। तो बताइए जरा कि मेरा कौन सा काम निकलवा दिया आपने और आपका कौन सा काम अभी बाकी रह गया? जैसे ही आराधना ने 2 पल ठहर कर समय के चेहरे को देखा तो इस बात पर आराधना की भी हंसी छूट गई। आज समय सुबह सुबह 5 बजे ही शिप के लिए निकल गया और आराधना अपने मायूस चेहरे और आंसुओं की बरसात के साथ अकेली रह गई। आराधना का रोना और उसकी मायूसी बेवजह भी तो नहीं थी। एक तो समय के बिना रहना और पूरे घर में अकेले रहना, अनजान शहर, अनजान लोग, और ऊपर से वहाँ की बोली भाषा भी अलग। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर जैसे जैसे रात होने को थी वैसे वैसे आराधना की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। और फिर दिन में तो समय ने शिप निकलने से पहले उससे फ़ोन पर बात भी कर ली थी, मगर अब अगले 15 से 20 दिन तक तो उन दोनों की फ़ोन पर भी बात नहीं होने वाली थी। आराधना को काकरोच से बहुत डर लगता था और बदकिस्मती से इस घर में काकरोच का भंडार था। शायद घर के चारों तरफ खुली नालियाँ इसकी वजह थी। आराधना की पूरी रात करवटें लेते हुई बीती। एक तो उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी और ऊपर से एक अनजाना खौफ। सुबह 4 बजे के बाद आराधना की आँख लगी। जैसे ही आराधना ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला वैसे ही 4-5 काकरोच उड़ते हुए उस पर आ गिरे। उफ, लगभग 2 घंटे तक लगातार रोती रही आराधना। आज समय को गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। इन दिनों में आराधना ने अकेले जीना और हर तरह के मुश्किल हालातों से लड़ना सीख लिया था। चाहे फिर वो हाथ में हिट लेकर अकेले काकरोच मारना हो या ऊपर पहाड़ी नुमा रास्ते से नीचे उतरकर 2 किलोमीटर दूर चलकर घर के लिए साग सब्जी, दूध आदि लाना हो। इन सब में एक बात और थी कि आराधना ने न तो अपने मायके और न ही अपने ससुराल में ही समय की शिप पर जाने की बात किसी को बताई थी। इस बात आराधना का तर्क था कि उसके अकेले रहने पर घर वाले बेकार ही परेशान होंगे। आज सुबह से ही चहक रही थी आराधना तेरे आने की। जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। इस खूबसूरत गजल को ओठों पे सजाकर वो अपने साथ साथ पूरे घर का श्रृंगार करने में लगी हुई थी। आज उसने समय की पसंद की लगभग 5 से 7 डिशेज बनाई थी और पूरे घर को फूलों से सजाया था। अपने बेड पर रेशमी चादर और खुद भी रेशम की हल्की आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी, जो कि उसके समय का फेवरेट कलर था। समय आ गया और फिर उन दोनों प्रेमी पक्षियों की जुदाई के बाद मिलन की शाम, रात, सुबह, दोपहर और फिर अगली शाम। शायद ही उन दोनों के जीवन में ऐसा यादगार और शानदार पल बीते हो कभी। एक छोटे से मगर बेहद तड़पन भरे बिछोड़े के बाद एक बार फिर से उन दोनों की खूबसूरत ज़िंदगी की खूबसूरती दुगने जोश के साथ वापस लौट आई। अक्सर बाहर घूमने जाना और हर वीकेंड पर आयर के बीच जाना, नेवी के थिएटर में मूवी देखना तो उनका रूटीन ही बन गया था। इन सब के बीच वो दोनों अपने घर होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर भी शामिल होते रहते थे। अलीगढ़ में उन दोनों का घर आसपास होने की वजह से वो आसानी से एक बार के ट्रिप में दोनों जगह मिल आते थे।
हालांकि आराधना की ससुराल उसके घर के नज़दीक होने के कारण वो अपने मायके में कभी एक रात भी नहीं रुक पाती थी, लेकिन उसे इस बात से कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई। बस वो अपने मम्मी पापा से मिलकर और 2-4 घंटे उनके पास बिताकर ही खुश थी, क्योंकि वैसे भी आराधना को अपने मायके से ज़्यादा ससुराल में रहना पसंद था। और इसका एक ये भी कारण था कि आराधना के मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि वो चाहते हुए भी ससुराल में न रह पाने की वजह से अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो मौका मिलने पर अधिक से अधिक समय अपने ससुराल में ही बिताना चाहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और अब तो इन बीते 3 सालों में आराधना को समय के सेलिंग जाने पर अकेले रहने की आदत भी पड़ गई थी। मगर आज भी वो समय को छोड़ने के लिए यही कहती थी कि अगर उसकी हुई तो उसकी शादी कभी भी किसी नेवी वाले से नहीं करेगी। इन हंसते खेलते पलों में एक गम भी था जो उन दोनों के दिलों में पल पल हर एक पल पल रहा था, और वक्त बीतने के साथ ही साथ उन दोनों का ये गम कहीं हद तक एक डर में भी बदलता जा रहा था कि कहीं ये गम उनके उम्र भर का दर्द ही ना बन जाए। शादी के 3 साल बीत जाने पर भी आराधना की गोद सुनी थी। हालांकि इस बात पर समय ने आराधना से कभी सामने से तो कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन उसकी बातों में अक्सर इसको लेकर आराधना ने एक सूनापन या खालीपन जरूर महसूस किया था। और अब तो आराधना के ससुराल वाले भी इस बात को लेकर आराधना से कई तरह के सवाल पूछने लग गए थे। एक दिन आराधना ने समय से इस विषय पर बात की। मैं सोच रही थी कि हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर से? हाँ, वो सरिता भाभी भी कह रही थी कि शादी के 3 साल तक कंसीव ना होने पर उन्हें भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ा था, तब जाकर उनका गोलू। ये कहते कहते आराधना का गला भर आया। अरे तुम इतना परेशान क्यों होती हो? और फिर हम दोनों की अभी उम्र ही क्या है? माना कि कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से हम दोनों की शादी जल्दी हो गई, मगर अब बच्चे के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? और सरिता भाभी की तो शादी ही बड़ी देर से हुई थी, तो उनकी और हमारी क्या बराबरी? आप तो इस तरह कह रहे हैं कि जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि इस बात को लेकर मुझसे ज़्यादा मायूसी मैंने आप में महसूस की है। समय कहते कहते आराधना रोने लगी और समय ने नम आँखों से उसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे का दर्द महसूस कर रहे थे, मगर उन दोनों में से कोई भी दूसरे को अपने दर्द का एहसास नहीं कराना चाहता था। लेकिन मोहब्बत की सच्चाई तो 2 जिस्म और एक जान है, फिर भला एक ही जान होने पर एक दूजे के दर्द जुदा कैसे हो सकते हैं? अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के क्लिनिक में थे। देखिए, मुझे लगता तो नहीं है कि आपकी वाइफ को कंसीव करने में कोई टेक्निकल इशू है, मगर फिर भी मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं जिनके बाद मैं आपको और भी क्लियर सूचना दे पाऊंगी। सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है मम्मी। हाँ तो बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? कई बार सब कुछ नॉर्मल होने पर भी कंसीव होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आराधना की माँ ने उसे फ़ोन पर समझाते हुए कहा। अच्छा माँ, मैं अब फ़ोन रखती हूँ, आज वो जल्दी आएंगे क्योंकि हमें शाम को आज नेवी मेला देखने जाना है। ओके बेटा, बाय, अपना ख्याल रखना। यार, मेरा ट्रांसफ़र आ गया। कहाँ? आराधना ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। समय ने अजीब सा मुंह बना लिया और बिल्कुल चुप हो गया। बताइए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? आराधना ने घबराते हुए पूछा। दिल्ली, समय ने जोरदार आवाज़ से अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या सच? दिल्ली? खुशी से झूम उठी आराधना और मौके का फ़ायदा उठाकर समय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। समय के चुंबनों से मदहोश हुई आराधना ने अपनी तेज हुई गर्म सांसों से लबरेज ओठों को समय के ओठों पर रख दिया। 10 मिनट तक लगातार वो दोनों प्रेम की पक्षी एक दूसरे के ओठों को एक जादुई और बेहद खूबसूरत एहसास से भरते रहे। और फिर बिस्तर पर सिलवटे का दौर पूरी रात चलता रहा। अब जान, बस तुम्हारा ये बर्थडे विशाखापट्टनम में आखिरी बर्थडे होगा। क्यों? अरे फिर मार्च में निकलना है ना, हमें यहाँ से भूल गई क्या?
कैसे भूल सकती हूँ, इतने दिन सबसे दूर रही और अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। आई लव यू जान। लव यू टू डियर। कहते हुए समय ने स्नेह से आराधना का माथा चूम लिया। समय भी समझ रहा था आराधना की उदासी, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था कि आराधना भले ही कुछ कहती नहीं है, मगर यहाँ पराए शहर में सबसे अलग थलग रहना और ख़ासकर समय के सिप पर चले जाने के बाद अकेले घर में रहना कितना कष्टदायक है आराधना के लिए। एक तो कोई बच्चा भी तो नहीं है जिसके साथ वो खेल सके, खुश हो सके। बस जान, तुमने जो समय काटा बस काट लिया समझो। अब दिल्ली में तो वैसे भी हम अपने घर वालों के नज़दीक हो जाएंगे और फिर तुम्हारे कई रिलेटिव भी है वहाँ पर। मगर यार पता है, अब तुम्हें वैसे भी वहाँ इस तरह अलग थलग नहीं रहना पड़ेगा। मतलब? आराधना ने उत्सुकता से पूछा। मतलब ये है कि अगर मेरी पोस्टिंग दिल्ली ना आकर और भी कहीं आती तो भी तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होती। एक्चुअली मेरी सीनियरिटी का इशू था, इसलिए हम लोगों को यहाँ नेवी का क्वार्टर नहीं मिल पाया, वरना वहाँ तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होता। पता है, अंदर क्वार्टर्स में हम सारे लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। सब एक दूसरे की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं और हम लोगों की सिर्फ ड्यूटी जाने पर भी हमारी फैमिलीज को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऑफिस से भी एक बंदा डिटेल होता है फैमिली के लुक आफ्टर के लिए, और बाकी आपस में भी सब सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई तू देख लेना ज़रा घर पर कुछ ज़रूरत हो तो, क्योंकि ये तो सबके साथ है ना। फिर जब दूसरा आ जाता है तो हम देख लेते हैं उसकी फैमिली को, और वहाँ तुम्हारी सहेलियाँ भी खूब बन जाती। डियर, मैं क्या कहूँ तुमसे, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम खुद ही बहुत समझदार और एक नेक दिल इंसान हो। जान, ऐसा नहीं है कि मैंने ये नौकरी किसी दबाव या मजबूरी में ज्वाइन की है, बल्कि मेरी बचपन से ही अपने देश की सेवा करने की ख्वाहिश थी और इसलिए मैंने इसे चुना। बचपन में कई फौजियों की, देशभक्तों की अमर गाथाएं सुनी, जिनका बहुत ही गहरा असर हुआ मुझ पर। मैं जब भी टीवी में 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड देखता था या किसी फौजी की अपने देश की रक्षा में हुई शहादत देखता था तो गर्व होता था मुझे अपने देश और अपने देश की शानदार सेना पर। तब मैं मन ही मन ये तय करता था कि मुझे भी इनका एक हिस्सा बनना है, मुझे भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है, कुछ तो करना है। कहते कहते गर्व से भर गया समय, और उस वक्त उसकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर आराधना भी एक अजीब सी खुशी और गर्व महसूस करने लगी। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं जानती, या फिर मैं अपने देश से प्रेम नहीं करती? करती हूँ समय, मैं भी एक देशभक्त ही हूँ। मुझे भी गर्व महसूस होता है आपके साथ इस सब का हिस्सा बनकर, मगर क्या करूँ, मैं एक देशभक्त के साथ ही साथ एक पत्नी भी हूँ, तो बस डरती भी हूँ मैं आपके लिए। कहते कहते आराधना की आंखें छलछला उठी। जब आप सेलिंग जाते हैं तो बस ईश्वर से आपके सही सलामत लौटने की दुआ किया करती हूँ। आपको पता है, जब भी किसी सेलिंग पर गए हुए शिप के साथ या उसके सेलर के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो मुझे बस आपका ही ख्याल आता है। आई लव माई इंडिया समय, बट आई लव यू आल्सो। कहते कहते फूट कर रो पड़ी आराधना, और समय उसे चुप कराते हुए अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। हैप्पी बर्थडे जान। माथे पर एक स्नेहिल चुम्बन अंकित करते हुए समय ने कहा, आई लव यू एंड थैंक यू जान। पूरे दिन आराधना दौड़ दौड़ कर घर सजाती रही और समय के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती रही। यहाँ तक कि आज अपने बर्थडे का केक भी आराधना ने खुद ही बनाया था, क्योंकि समय को बाजार का केक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे तो आराधना को हमेशा ही अपने बर्थडे का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, मगर इस बार तो शायद बात कुछ और ही थी। दोपहर को जब से आराधना बाजार से केक बनाने का सामान लेकर लौटी थी, तब से तो उसके कदम ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, और शायद इसलिए उसने समय को लगभग 4 या 5 बार फ़ोन पर भी कर लिया था, मगर हर बार वो बस हल्की फुल्की बात करके ही फ़ोन रख भी देती थी।
उसने एक बार भी समय को अपनी इस अपार खुशी का कारण नहीं बताया था। घड़ी रोज की तरह ही शाम के 4 बजा रही थी, मगर समय अभी तक नहीं आया था। हालांकि वैसे तो समय के आने का कोई निश्चित वक्त तय नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा ही शाम को घर आते आते लेट हो जाता था। मगर आज सुबह वो आराधना को जल्दी आने के लिए कहकर गया था। आराधना ने थोड़े गुस्से और मायूसी के साथ समय को एक बार फिर से फ़ोन मिलाया। एक बार तो समय ने फ़ोन पिकअप ही नहीं किया, तो आराधना को लगा कि शायद वो रास्ते में होगा, इसलिए बाइक पर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तभी आराधना के मोबाइल पर समय का खुद ही कॉल आ गया। हेलो जान, सॉरी आज थोड़ा लेट होगा। कोई बात नहीं, मगर कम से कम आप मुझे कॉल करके बता तो देते, आराधना ने झल्लाते हुए कहा। सॉरी, मैं वो थोड़ा फंसा हुआ था साहब के साथ। आप तो बस साहब के साथ ही फंसना, आराधना का इतना कहना था कि दोनों लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। बस ऐसे ही हंसती रहा करो डियर, अच्छा लगता है। लव यू टू। अच्छा सुनो, हाँ बोलो बोलो ना, जल्दी बोलो, फिर मैं निकलता हूँ बस यहाँ से। वो मुझे आपको कुछ बताना था, मगर ऐसे नहीं। फिर कैसे? समय ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। ओहो, आपको तो बस हमेशा एक ही बात सूझती है। एक बार फिर से दोनों हंस पड़े। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। कैसी डील? अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, डील ये है कि आप अगर मुझे अपनी वाली बात बताएंगी तो मैं आपको अपनी वाली बताऊंगा, और मेरा आपसे वादा है कि आप मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगी। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप भी सुन लीजिए साहब जी कि मेरी वाली बात भी ऐसी है कि आप खुशी से गिर गिर पड़ेंगे। अच्छा, चलो फिर देखते हैं। देख लीजिएगा जनाब, पहले घर तो आइए, तब तो देख पाएंगे ना। हाँ, बस मैं निकलता हूँ 5 मिनट में। बधाई हो चीफ साहब, पीछे से समय के एक साथी ने उसे पुकारा, और तभी समय ने आराधना की कॉल को खट से डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं आराधना उसके प्रमोशन की खबर ऐसे किसी और के द्वारा ना सुन ले, क्योंकि वो ये खुशखबरी खुद आराधना को सुनाना चाहता था। इधर आराधना का भी यही हाल था कि वो अपने शादीशुदा जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी समय को अपने सामने बिठाकर ही सुनाना चाहती थी। दरवाजे की बेल बजने पर आराधना ने दौड़कर दरवाज़ा खोला, और सामने नेवी के 4-5 बंदों को अपने सामने खड़े देखकर वो सोचने लगी कि समय भी ना, उफ, अगर इन्हें मेरे बर्थडे पर अपने दोस्तों को बुलाना ही था तो कम से कम मुझे एक बार बता तो देते। आराधना उन लोगों से कुछ कह पाती उसके पहले ही उन लोगों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, और आराधना के पूछने पर बस इतना ही कहा कि सर ने बुलाया है। आराधना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे लगा कि ये शायद उसके समय का कोई सरप्राइज है उसके बर्थडे के लिए, और ये सोचकर वो नेवी की जीप में बैठकर सारे रास्ते मुस्कुराती रही और ना जाने क्या क्या सोचती रही। जैसे कि अच्छा हुआ कि वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी, वरना उसे ऐसे ही समय के बुलाने पर आना पड़ता। ये भी ना, आज तो मैंने करवा चौथ पर उनकी दी हुई लाल साड़ी पहनी है, देखना कैसे टुकुर टुकुर देखेंगे, और मेरी बात सुनकर तो शायद सबके सामने मुझे अपनी गोद में ही उठा लेंगे। जनाब को बड़ा शौक है ना मुझे गोद में उठाने का। गाड़ी के ब्रेक लगने पर आराधना की तंद्रा टूटी। सामने कल्याणी हॉस्पिटल, नेवी का अस्पताल देखकर आराधना का दिल किसी अनहोनी के डर से कांप उठा, मगर फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए बड़ी ही हिम्मत के साथ जीप से नीचे अपना पाँव रखा, और बिना कुछ बोले चुपचाप वो उन लोगों के पीछे चल दी। अंदर समय के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। नमस्ते भाभी जी। भैया समय, वो शाम को वो शिप में अचानक कहते कहते समय का दोस्त हकलाने सा लगा। भाभी जी वो समय? हाँ भाई साहब बताइए ना, क्या हुआ शिप पर अचानक, और समय कहाँ है बताइए ना प्लीज़, चीख पड़ी आराधना। तभी वहाँ नेवी के 2 ऑफिसर भी आ गए, और उनमें से एक की वाइफ भी उनके साथ थी। देखते ही देखते आराधना का सारा श्रृंगार धुल गया, और वो हंसती खेलती सजी शवरी स्त्री से अचानक ही एक रोती बिलखती औरत में तब्दील हो गई।
शिप में हुई दुर्घटना से समय का चेहरा इतना बिगड़ गया था कि आराधना को आखिरी बार उसे देखना भी नसीब न हुआ। बाद में लोगों को कहते सुना गया कि शिप के नीचे दबने की वजह से उसका पूरा चेहरा और उसका सिर एक हो गया था। मतलब कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था उस दिन समय के साथ। आराधना, मेरे भाई को तो इस दुनिया से जाने से पहले ये भी मालूम नहीं हो पाया कि वो तुम्हारे पेट में अपने प्यार की निशानी। कहते कहते अदिति रो पड़ी और अदिति के रोने की आवाज़ से ही अपने अतीत में डूबी आराधना वर्तमान में वापस लौटी। अरे दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे समझा रही थी और आप खुद ही। आराधना, तुम सचमुच बहुत हिम्मती हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद टूट ही जाती। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आखिर इनके बाद आपने ही तो मुझे सबसे ज़्यादा समझाया और संभाला है। और फिर जहाँ तक रही टूटने की बात, तो दीदी, अपने देश पर न्यौछावर होने की जितनी हिम्मत एक फौजी में होती है, उतनी हिम्मत वो अपने परिवार को भी देकर जाता है। आपको पता है दीदी, देशभक्ति के सही मायने भी मुझे मेरे समय ने ही समझाए हैं। एक लंबी सांस भरते हुए आराधना ने कहा। मगर अब तुम अलका की शादी भी एक फौजी से क्यों करना चाहती हो? अरे लड़कों की क्या कमी है आराधना? मैं खुद उसके लिए एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर के रिश्ते लेकर आऊँगी। बोलो ना, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, मगर आप खुद सोचिए कि अगर आज समय होते तो क्या वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करते? बताइए ना दीदी। और फिर ज़िंदगी या मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में ही है ना। समय भी किसी युद्ध में तो शहीद नहीं हुए ना, वो तो बस एक दुर्घटना थी। हाँ, ये एक अलग बात है कि फ़ौज की नौकरी में तो हर दिन एक युद्ध है, कुछ भी निश्चित नहीं होता वहाँ, और हर तरह की विषम से विषम परिस्थिति में भी एक सच्चे देशभक्त की तरह ड्यूटी पर डटे रहना होता है। लेकिन ये बात भी हर कोई नहीं समझता, मगर हम सब तो समझते हैं ना। और इसलिए हम अपने देश की सेना की, चाहे फिर वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, सबकी पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से इज्जत करते हैं। बाकी आप जो इस रिश्ते की बात कर रही हैं, तो दीदी, समय हमेशा से ही इस देश की सेवा करना चाहते थे और हमेशा इसका एक हिस्सा बनकर रहना चाहते थे। और फिर अलका भी तो उन्हीं का हिस्सा है ना, फिर वो इस भावना से अलग कैसे रह सकती है? अलका ने खुद इस रिश्ते को अपनी सहमति दी है। उसके विचार भी अपने देश के प्रति बिल्कुल अपने पापा के जैसे ही है। इसके आगे आराधना कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी ननद यानी कि अदिति ने उसे अपने गले से लगा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर। कहते कहते अदिति की आवाज़ भरा गई। मम्मा, मम्मा, वो लोग आ गए। अदिति का 15 वर्षीय बेटा दौड़ता हुआ आकर बोला। चलो आराधना, अब अपना ये फ़र्ज़ भी निभाओ। मैं बाहर जाकर लड़के वालों को देखती हूँ, तब तक तुम जाकर अलका को लेकर आओ। जी दीदी। कहते हुए आराधना अंदर अलका के कमरे की ओर चल दी। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सा सुकून था और उसकी आंखों में देशभक्ति की एक शानदार चमक।